आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में ही पढ़ेंगे और मौर्य वंश में कल तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो बिंदुसार के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बिंदुसार बनते हैं और बिंदुसार के बाद शासक अशोक बनते हैं। हमारे अध्ययन का जो आधार होगा तो हम लोग मौर्य वंश के बारे में पहले अभी राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हम लोगों के पास में तीन टॉपिक्स पढ़ने के लिए होंगे। सबसे पहला मौर्य वंश के समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, मौर्य वंश के समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। और क्योंकि मौर्य वंश से परीक्षा में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो लगभग मैं आप कोई भी परीक्षा की बात करो, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या जनरल भी परीक्षा हो, तो मौर्य वंश से जो संभावित प्रश्न होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो हम लोगों को मौर्य वंश का संपूर्णता के साथ अगर अध्ययन करना हो तो एक क्लास विशिष्ट तथ्य पर भी रहना चाहिए, एक क्लास विशिष्ट तथ्य पर। और क्योंकि मौर्य वंश का या इतिहास में किसी भी टॉपिक्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां पर दो तरह की चीजें होती है। एक होता है तथ्यात्मक अध्ययन और एक होता है संकल्पनात्मक अध्ययन। कोशिश ये रहती है कि तथ्यात्मक अध्ययन से जो प्रश्न होते हैं वो जनरली जो वन डे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और संकल्पनात्मक अध्ययन की जब बात करते हैं तो इससे इतिहास से जो पीसीएस की मेंस की परीक्षा में या यूपीएससी की परीक्षा में अन्य जो स्टेट के पीसीएस हैं उसमें जो परीक्षार्थी भाग लेते हैं तो उसके लिए काम करता है। तो जहां तक इस वीडियो की बात है तो हम लोग केवल संकल्पनात्मक अध्ययन की बात नहीं करते, सिर्फ तथ्यात्मक अध्ययन की बात करते हैं, संकल्पनात्मक अध्ययन। तो हम लोग इसमें संपूर्ण तथ्यों को जो पढ़ेंगे तो एक हमारा क्लास सामाजिक स्थिति पर भी होना चाहिए, सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिति पर एक क्लास होगा और एक क्लास विशिष्ट तथ्य पर भी होगा मौर्य काल के संदर्भ में। अभी हम लोग सिर्फ अशोक के बारे में एक जो प्रारंभिक जानकारी है उस प्रारंभिक जानकारी को लेंगे। तो सम्राट अशोक, देखिए संसार के इतिहास में अगर कभी भी महानतम शासकों की चर्चा होगी तो अशोक का नाम अग्रगण्य होगा। इस महान सम्राट ने न केवल तत्कालीन समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया बल्कि आने वाली मानव जाति उसके लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। अशोक, अगर भारतीय संदर्भ में आप चले तो आप जितनी भी आदर्शात्मक या राजनीतिक आदर्शों को देखते हैं, इसको क्या आदर्शात्मक व्यक्ति भी करते हैं, तो आप उन सारी चीजों को सम्राट अशोक में देख सकते हैं। सम्राट अशोक में इस महान शासक की दूरदर्शिता, इस महान शासक के नैतिक कार्यों पर बल, इस महान शासक का सभी जीवों से प्रेम इत्यादि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आधुनिक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के शासकों के लिए एक आधारशिला है। इस महान शासक ने इस आज से 300 साल पहले इतने कार्यों को करने का निश्चय लिया था जिसके लिए आज भी मानव जाति अथवा आज भी वे संघर्ष कर रहा है। तो आज हम लोग इस महान शासक के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले के क्लासेस में आपको जानकारी मिली है कि बिंदुसार के 2 पुत्र थे, कम से कम 2 पुत्र थे बिंदुसार के, जिसमें कि एक सुसीम था और एक अशोक, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। इससे पहले की पूर्व घटना यह थी कि अशोक सबसे पहले अवंती का राज्यपाल रह चुका था, अवंती का राज्यपाल, और ये यहाँ पर उत्तरापद तक्षशिला के राज्यपाल थे। जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो सुसीम से यह विद्रोह नहीं संभलता है और अशोक को वहां पर भेजा जाता है। और अशोक जब वहां पर जाते हैं तो अशोक वहां पर उस विद्रोह को अपने राजनीतिक चतुरता से अथवा राजनीतिक कौशल से या अपने विशिष्ट गुण के कारण अशोक उस विद्रोह को संभाल लेते हैं। तो अस्पष्टता सुसीम पर गुणात्मक वरीयता अशोक की आ जाती है, सुसीम पर गुणात्मक वरीयता उस पर आ जाती है। अब हम जब बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं
तो चूंकि बौद्ध हिंदू ग्रंथों में आपने पढ़ा है कि बिंदुसार की 16 रानियों से 101 पुत्रों का उल्लेख किया जाता है। यह अतिशयोक्ति हो अथवा जो कुछ भी हो, इसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अशोक के यह स्पष्ट है कि अशोक और सुसीम के अतिरिक्त अशोक के अन्य भाई, क्योंकि अशोक ने अपने अभिलेख में, अपने शासन के बाद के अभिलेख में भी इसका वर्णन किया है कि अशोक के कुछ जीवित रिश्तेदार थे, भाई थे। अब यहाँ पर समझना है कि एक अशोक, कुछ बौद्ध ग्रंथों को हम आधार लेते हैं, तो सुसीम बड़ा भाई था और अशोक छोटा भाई था। तो अशोक के साथ एक और भाई का उल्लेख आता है जिसका नाम तिस्य था, और अशोक के एक और भाई का उल्लेख आता है जिसका नाम विगताशोक था। ध्यान रखना, विगताशोक था। तो सुसीम, विगताशोक एवं अन्य भाई एक तरफ थे और अशोक और तिस्य एक तरफ थे। मतलब उत्तराधिकारी के लिए, उत्तराधिकारी का एक संघर्ष चला था। उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उत्तराधिकार का एक संघर्ष बना था, संघर्ष हुआ। तो 272 ईसा पूर्व, 272 वर्ष ईसा पूर्व, इसको ध्यान रखना है, बिंदुसार बीमार पड़े, शासन का, राजा का पद रिक्त हुआ, तो वहां पर एक संभावित उत्तराधिकार का युद्ध था। अब एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हमने यहाँ पर संभावित क्यों कहा है। देखिए, अशोक के राज्यारोहण की 2 तिथियां हमको स्पष्ट रूप से मिलती है। एक तिथि हमारी 272 वर्ष ईसा पूर्व की पहुंचती है और दूसरी तिथि हमारी 268 वर्ष ईसा पूर्व की पहुंचती है। यह 272 वर्ष ईसा पूर्व बिंदुसार बीमार पड़े थे, सम्राट का पद रिक्त हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस आधार पर, इसका चूंकि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ का वर्णन करता है, और 261 वर्ष ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, जो एक निर्णायक युद्ध अशोक के राजनीतिक जीवन में, और अशोक अपने अभिलेखों से शासन का 8वां वर्ष बतलाता है। तो इस तरह स्पष्ट होता है कि 268 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्षों का जो एक ऐतिहासिक गैप है, इसमें लोग मानते हैं, अधिकांश इतिहासकार, जो एक उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, ये 3-4 वर्ष का, 272 से लेकर के 268 वर्ष पूर्व का। तो हम मानते हैं, इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अशोक 272 वर्ष पूर्व ही राजा बना, लेकिन उत्तराधिकारी का कोई संभावित युद्ध था, जिसके बाद निष्कर्ष रूप से 268 वर्ष ईसा पूर्व उसने पुनः एक बार राज्याभिषेक करवाया। तो एक 4 वर्षों का यह युद्ध माना जा सकता है, 268-69 वर्ष। अब यहां पर देखना है, अब हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं, तो अशोक अपने जीवन के शुरुआती कालखंड में एक महान सेना नायक होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से और प्रशासकीय रूप से भी एक सक्षम व्यक्तित्व के तौर पर सामने आते हैं। अभी तक आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। जहां तक आपने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य प्लस बिंदुसार, हम दोनों की बात करें मिला जुला कर, मतलब अशोक के समय से पहले अधिकांश भारत के अधिकांश क्षेत्र पर मौर्य वंश का शासन था। मैं जब इस समय की भारत की बात कर रहा हूं, तो आप एक अविभाजित भारत का संदर्भ लेंगे, जहां पर कि भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, उस संदर्भ को लेंगे आप, उसके अधिकांश क्षेत्रों पर था शासन। तो अशोक के समय में जब अशोक शासक बने, तो भारतवर्ष के उन क्षेत्रों पर अशोक का ध्यान गया ही होगा जो भारत के मुख्य भूमि से सटे हुए थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य का वहां पर शासन नहीं। तो वहां पर 2 क्षेत्रों का हमारे पास स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है, एक कश्मीर और दूसरा कलिंग। ये दोनों ही आपको याद रखना, एक कश्मीर और दूसरा कलिंग, एक कश्मीर और दूसरा कलिंग, आपको याद रखना है, ध्यान। अब यहां पर देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य जो पर्वतीय राज का एक उल्लेख होता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिसके साथ संधि करके इन्होंने घननंद पर हमला किया था, घननंद पर नंद वंश का शासन किया था। बाद में जाकर के विस्फान करवाया गया उनके पुत्र को, आप इसको चाणक्य की प्रेरणा से जो भी हुआ हो, लेकिन उस समय इसका स्वतंत्र अस्तित्व था। अब बिंदुसार के समय में इसका उल्लेख नहीं मिलता है कि, वैसे जैन ग्रंथ में कहा गया है
कि 16 राजाओं को पराजित किया था बिंदुसार। लेकिन हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि बिंदुसार के समय में कश्मीर और जो मगध थे, वहां के मगध मतलब यहाँ पर अर्थ लेंगे मौर्य साम्राज्य, जिसके बीच में कोई लड़ाई हुई है। और अशोक को पहला शासक कश्मीर का राज तरंगनी में कलहन ने बतलाया। राज तरंगनी में कलहन ने अशोक को पहला शासक बतलाया है। ध्यान रखना है, आप लोगों को नोट कर लेंगे। राज तरंगनी ने अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक कलहन ने बतलाया है। कलहन ने बतलाया है। ये ध्यान रखना है कि आधुनिक इतिहास का जो संदर्भ है उसमें भारतीय इतिहास को, कश्मीर के विशेषकर इतिहास को कलहन ने राज तरंगनी में लिखा है। आधुनिक इतिहास का जो संदर्भ है, इस चीज को समझ लेंगे कि आज जिसको आप मतलब समझते हैं कि इतिहास एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी है, उस संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में जो भारत का प्राचीनतम संदर्भ इतिहास का रहा है, वहां पर जिससे पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, उसे इतिहास कहते हैं। लेकिन जो आधुनिक संदर्भ इतिहास को, उसमें कलहन ने राज तरंगनी लिखा है, कश्मीर के इतिहास का विशेष रूप से वर्णन है। तो कश्मीर का पहला शासक उसने अशोक को बतलाया। अब अभिप्रायतः आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशोक को पहला युद्ध कश्मीर से करना पड़ा। पहला युद्ध कश्मीर से, यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका आधार क्या है? राज तरंगनी। अब अशोक का दूसरा जो एक महान युद्ध होता है, अशोक का दूसरा युद्ध होता है कलिंग से। ये इतिहास के लिए सबसे ज्यादा, भारतीय इतिहास के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा रुचि का विषय भी है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जिसने एक महान शासक में एक हृदय का परिवर्तन किया, महान शासक के नीति में परिवर्तन किया। और भारतीय इतिहास के सभी युद्धों में कुछ ऐसे युद्ध हैं जिसने कि इतिहास की धारा ही बदल दी। उन युद्धों में जैसे आप बक्सर का युद्ध समझ सकते हैं, बैटल ऑफ प्लासी समझ सकते हैं, प्लासी की लड़ाई समझ सकते हैं। प्राचीन भारत में जब जाएंगे तो आपको कलिंग युद्ध ही ऐसा मिलेगा जिस कलिंग युद्ध ने भारतीय इतिहास में चिंतन की धारणा भी बदल दी। अन्य सारे युद्धों में राजनीतिक घटनाक्रम का ज्यादा उल्लेख मिलता है, राजनीतिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध ने भारतवर्ष में चिंतन की दिशा बदल दी। भारतवर्ष से एक धर्म का जो विकास हुआ, वह धर्म एक वैश्विक धर्म बनने की ओर अग्रसर हो गया। तो हम इस संदर्भ में कलिंग युद्ध को देखेंगे। तो 261 वर्ष ईसा पूर्व, 261 वर्ष ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध हुआ, यह ध्यान रखना है। कलिंग का युद्ध हुआ, यह सम्राट अशोक एवं कलिंग साम्राज्य के युद्ध। अब यहां पर ध्यान रखेंगे 261 वर्ष ईसा पूर्व, और अशोक की जगह अपने अभिलेख में उल्लेख करते हैं कि 8 साल पहले, शासन के 8वें वर्ष। अगर 268 से हम आधार लेते हैं तो हमको 261 ही होता है, कि 268 इस तरह से काउंट करेंगे तो। लेकिन कभी कभी इसको लोग 261 को आधार बना करके 269 भी कर देते हैं। यहां पे ध्यान रखना है आपको कि 268 वर्ष। अब जब हम बढ़ते हैं 261 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। यह कलिंग के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा और जानकारी ले लें। आजकल कलिंग कहाँ है, कलिंग का उल्लेख कैसे होगा, कलिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लें। देखिए, आज का जो कलिंग है ना, जिस कलिंग युद्ध की बात आप लोग कर रहे हैं, यह उड़ीसा में है। और उड़ीसा की राजधानी भी आप लोगों को पता है भुवनेश्वर। तो वहां पर एक नदी है, दया नदी। जब आप जाते हैं वहां से दया नदी से वहां पर भुवनेश्वर के पास में एक धौली नाम का जगह है, वहां पर आपको दया नदी बहती थी। तो कहा जाता है कि कलिंग की जो उस समय राजधानी थी वो कोसली थी, और वहां पर दया नदी बहती थी, और जहां पर दोनों ही शासकों के बीच में लड़ाई थी। एक तरफ से तो शासक आपको 261 वर्ष पूर्व अशोक मौर्य साम्राज्य के थे, तो कलिंग के शासक वहां पर कौन थे, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपके पास में आएगा। तो कलिंग के वहां पर शासक के तौर पर उल्लेख अनंत पद्मनाभ का मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कलिंग का अगर शासक आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे जिसमें अनंत पद्मनाभ था कलिंग का शासक। तो यह एक अनंत पद्मनाभ, इसको याद रखेंगे। कलिंग के जो बात के अभिलेख है, कलिंग के जो बाद में इतिहास, उसमें भी अनंत पद्मनाभ का जिक्र मिलता है, और कहा जाता है कि इसने अत्यंत बहादुरी के साथ अशोक का सामना किया।
अब एक आश्चर्य की बात मैं आप लोगों को बतलाऊं कि कुछ बौद्ध ग्रंथों में और कलिंग अशोक उड़ीसा का जो हिस्सा है उसमें जो कुछ साहित्यिक वर्णन है वहां पर अशोक का नाम चंदाशोक उससे पहले मिलेगा। चंदाशोक ध्यान रखना है, चंदाशोक मतलब अशोक के व्यक्तित्व में कलिंग युद्ध से महान परिवर्तन है। उससे पहले अशोक चंदाशोक मतलब आप इसको ऐसे अर्थ में समझ ले कि क्रूरतम शासक के तौर पर उल्लेख मिलता है वहां पर चंदाशोक के तौर पर। लेकिन इस लड़ाई के बाद, इस लड़ाई में 1 लाख की संख्या में कम से कम लोग मारे गए, ऐसी अनुसूचियां हैं। 1 लाख 1.5 लाख से भी ज्यादा बंदी बनाए गए। इस लड़ाई के बाद इस भीषण रक्तपात को देखकर कहा जाता है कि इस युद्ध में दया नदी लाल हो गई थी। तो ऐसे भीषण रक्तपात को देखकर अशोक द्रवित हो उठा, अशोक द्रवित हो उठा। युद्ध जहां पर रणभेड़ियां बजा करती थी, रणभेड़ियां जहां पर बजा करती थी, जिस रणभेड़ी को बजाने का अशोक प्रयास करता था, अब युद्ध की विभीषिका से अत्यंत रूप से द्रवित हो उठा और अब धर्मभेड़ी की बात होने लगी। उस महान सम्राट ने ज्योग्राफी को जीतने को अप्राथमिकता नहीं रखा, उसने दिलों को जीतने को, उसने आत्मा को जीतने की प्रवृत्ति को अपने अंदर में आत्मसात कर लिया। यह भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण, आज भी भारतीयों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय आज भी ज्योग्राफी को जीतने में भरोसा नहीं करते हैं, दिलों को जीतने में ही भरोसा करते हैं। उस महान सम्राट ने इसकी शुरुआत की थी। रणभेड़ी की जगह पर धर्मभेड़ी का आगाज हुआ। युद्ध के झंकार के बदले में धम्म के झंकार की बात हुई, विनाश की जगह पर विकास की बात हुई, लोगों के दुश्मनों के नाश की जगह पर, आप ऐसे अर्थ ले लें, दुश्मनों के नाश की जगह पर दुश्मनों के कल्याण की बात हुई। युद्ध में सभी विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व खतरे में आ जाते हैं, उसके जगह पर उनके कल्याण की बात हुई। इस महान सम्राट ने इस युद्ध के बाद एक विशेष लक्ष्य को स्वीकार कर लिया, जो लक्ष्य सिर्फ यह था मानवता का कल्याण। हम बाद में इसकी एनालिसिस करेंगे कि उसमें बौद्ध धर्म कहां तक फुटता क्या नहीं था। अब बौद्ध धर्म की पुस्तकों में भी अशोक के चरित्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक कलिंग युद्ध से पहले का और एक कलिंग युद्ध के बाद, मतलब बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद, बौद्ध धर्म स्वीकार करने की बात करते हैं। अब कलिंग युद्ध से पहले यानी कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले का जो कलिंग अशोक का चरित्र है, उसको बौद्ध धर्म ने अतिरंजित तौर पर भी बतलाया हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म में जो राइटिंग्स है कुछ, उसमें विशेषता क्या है कि जब तक आप बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करते उससे पहले आपको क्रूरतम बतलाया जाएगा, उसके बाद आपको अच्छा बतलाया जाएगा। ये हो सकता है कि अतिरंजनात्मक हो, लेकिन कलिंग युद्ध हुआ था, यह एक निर्णायक सत्य है। अशोक ने धर्मभेड़ी को रणभेड़ी की जगह पर चुना था, यह भी एक निर्णायक सत्य है। तो हम मानते हैं कि कलिंग युद्ध का निर्णायक प्रभाव पड़ा। एक जगह दिव्यावदान में इस घटना का वर्णन है कि कलिंग युद्ध से पहले चंडाशोक या बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले चंडाशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। इसलिए भ्रातृहंता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि पितृहंता शब्द का प्रयोग जो अजातशत्रु के लिए किया गया है। पुराणों में उस समय के जो वंश थे, मगध वंश के, हर्यक वंश की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर पितृहंता क्रमशः राजाओं को कहा गया है। लेकिन भातृहंता की बात जो की गई है तो अशोक के लिए की गई, इसको ध्यान रखना है, भातृहंता। और पटना में एक कुआं के नाम तौर पर जगह प्रसिद्ध है, अगम कुआं, अगम कुआं, ध्यान रखना है। ऐसी किंवदंतियां है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर उनके सिरों को, उनके मुंडों को, नरमुंडों को काटकर इस कुएं में रख दिया था। इसका नाम आजकल अगम कुआं पड़ता है। वहां कहा जाता है कि पहले एक कुआं था। अगम का मतलब ही वैसे भी समझ ले कि जहां पर जाया न जाए, तो वहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र हुआ होगा उस कालखंड में, इसलिए उसका नाम अगम कुआं जगह भी पड़ा होगा। लेकिन अशोक ने अपने अभिलेख में, जो अशोक का अभिलेख बाद के वर्षों का है, उसमें साबित किया है, लिखा है कि उसके
परिवार के अन्य जन भी थे जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे। इसके आधार पर हम उन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशोक का जितना रक्त रंजित चित्रण किया गया है उतना अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है। लेकिन इतिहास के गर्भ में पता नहीं कितने अंधेरे हैं, कब कई नए अनुसंधान होते चले जाएंगे, नई नई पुस्तकें आएंगे, नए नए कुछ ऐसी अपठनीय चीजें जिस पर अभी तक इतिहासकारों की नजर नहीं पहुंची वो भी चीजें सामने में आएंगी। इतिहास के शोधी विद्यार्थी दिन रात काम करते रहेंगे। कुछ अंधेरे से प्रकाशित क्षेत्र भी इतिहास में आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो हम लोग एक तथ्यात्मक तौर पर ही देखेंगे अभी। तो अशोक यहाँ पर 261 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व तक कलिंग को जीत चुके हैं। यहाँ आप लोगों ने अब कलिंग को जीतने के बाद अशोक की नीतियां बदल गई। अब दिव्यावदान और महावंश जैसे पुस्तकों में अशोक के बारे में लिखा गया है कि अशोक ने एक भिक्षु, बालक भिक्षु जिसको कहते हैं बालक भिक्षु, इनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के सानिध्य में बालक भिक्षु का नाम आप लोग याद कर रखेंगे। तो बौद्ध भिक्षु थे, बाल्यकाल की अवस्था में थे, उनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था उनका? उपगुप्त। आप लोग याद रखेंगे। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यहां पर ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म। उपगुप्त, अगर मैं आपसे कभी प्रश्न पूछूं कि आपके सामने में कभी इस तरह का प्रश्न है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, तो नाम होगा उपगुप्त। याद रखेंगे। अब अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यह स्पष्ट हो चुका है। अब अशोक के धर्म पर भी एक विवाद है। अशोक का धर्म, यद्य बाद के अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, यह भी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अशोक के जितने भी अभिलेख हमको मिले, उन सारे अभिलेख में किसी भी अभिलेख में अशोक ने किसी भी धर्म के प्रति कट्टरता नहीं दिखलाई है। किसी भी धर्म के प्रति कट्टरता नहीं दिखलाई, ध्यान रखना। न किसी विशेष धर्म के प्रति कोई अनुग्रह दिखलाया है और न ही किसी विशेष धर्म के प्रति कट्टरता दिखलाई। तो इतिहासकारों के एक वर्ग में अशोक का जो प्रकट धर्म था, जो यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने दूतों को भेजते इसका उल्लेख है, लेकिन किसी धर्म के प्रति वो विरोध में कट्टरता का भाव दिखलाते हो, इस तरह का कहीं कोई उल्लेख नहीं आता है। तो अशोक के जो प्रकटित धर्म है, जो स्तंभों से व्यक्त होते हैं, उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि अशोक के कट्टर बौद्ध बने। और जैसा कि आपको भी पता है कि बौद्ध धर्म में दो प्रकार के मतावलंबी होंगे। एक उपासक बौद्ध धर्म भी होगा और एक भिक्षुक बौद्ध धर्म भी होगा। भिक्षुक बौद्ध धर्म, अब यहां पर आप लोगों को समझना है कि अशोक अगर बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव भी रखते थे तो सिर्फ उपासक बौद्ध धर्म के प्रति, वो भिक्षुक व्रत को नहीं स्वीकार किया था। अशोक ने भिक्षुक बौद्ध धर्म को रूप में स्वीकार नहीं किया था, उपासक बौद्ध धर्म के प्रति उपासक। तो अशोक उस महान सामाजिक क्रांति जो भारतवर्ष में हुई थी उसके वाहक भी बन जाते। एक महान सामाजिक क्रांति जो धार्मिक क्षेत्र से हुई थी उसके अशोक वाहक भी बन जाता है। यहां भी ध्यान रखना है। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अशोक बौद्ध धर्म में थे, इसका उल्लेख क्या अशोक ने किया है? तो भाब्रू शिलालेख, ये अशोक का भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्नों, जिसको कहते हैं बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म एवं संघ में अपनी आस्था प्रकट की है। तो प्रश्न अगर हो कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी नहीं थे, क्या यह सत्य है? तो आपका जवाब होगा नहीं, अशोक बौद्ध धर्मावलंबी थे, क्योंकि भाब्रू शिलालेख में उन्होंने बुद्ध धम्म एवं संघ में अपनी आस्था व्यक्त की। लेकिन अशोक के द्वारा जो प्रकटित धर्म था
अशोक ने अपने शिलालेखों पर जिन नैतिक नियमों की चर्चा की है वह किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं थे। प्रायः सभी धर्मों में ऐसे नैतिक नियमों की चर्चा की जाती है। इसलिए अशोक का जो धर्म रहा है इतिहासकारों के बीच में विवाद का विषय रहा है। अब अशोक के धर्म के संबंध में भंडारकर ने लिखा है, भंडारकर इतिहासकार भंडारकर लिखते हैं कि अशोक ने उपासक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो नोट कर लीजिए आप लोग, भंडारकर के अनुसार अशोक उपासक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म, इसको नोट कर लेंगे, अशोक ने उपासक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। फ्लेट, इतिहासकार फ्लेट जब अशोक के धर्मों को देखते हैं तो फ्लीट ने अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म न बतलाकर राजधर्म बतलाया। यह ध्यान रखना है, राजधर्म बतलाया। एक राजा की जो सामान्य नैतिक कर्तव्य होते हैं, सभी जीवों के प्रति राजा का जो कर्तव्य है, आदर्श कर्तव्य, सभी जीवों का ध्यान रखना है। वो बूढ़े हो, वह बालक हो, वह असहाय हो, वह गरीब हो, इसका जो नैतिक एक कर्तव्य होता है राजा का, उस पर सावधानी रखे, उसकी सेवा करे और अपने अनुचरों से, अपनी प्रजा से भी यह उम्मीद करे, उसकी नैतिक दायित्व। तो इस चीज को, इस तथ्य को अशोक ने अपने अभिलेखों में बार बार बतलाया है। इसके आधार पर फिर लिखते हैं कि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म कुछ भी हो, अशोक का जो एक धर्म था वो प्रकटित धर्म जो था वह सिर्फ कई धर्मों का समूह था जिसे राजधर्म कहा जा सकता है, इतिहासकार फ्लिट के अनुसार। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब जब हम बढ़ते हैं, अब यहां पर एक चीज है, इतिहासकार मैक्सवेल एक जगह कहते हैं कि अशोक ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करता था, ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करता था। देखिए, एक उपनिषदों की धारणा रही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों को सुख हो, सभी लोगों को सुख पहुंचे, प्रकृति के प्रत्येक जीव खुश रहे, प्रकृति खुद सुरक्षित रहे, सभी प्रकार के जीवों के प्रति हमें दया के साथ चलना है। यह हमारे उपनिषदों के उद्घोष वाक्य रहे हैं। तो अशोक के विभिन्न शिलालेखों से, विभिन्न अभिलेखों से, जो स्तंभ लेखती है, लघु शिलालेख या शिलालेख, एक व्यक्तिगत तौर पर नहीं, एक समूह के तौर पर बोल देता हूं कि अशोक के विभिन्न शिलालेखों से इस प्रकार के नैतिक कर्तव्यों का उल्लेख होता है। इसके आधार पर मैक्सवेल ने लिखा कि ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन इस निष्कर्ष पर हम वो पहुंचते नहीं। इसके पीछे में 2-3 कारण है। तत्कालीन समाज में या तत्कालीन परिस्थितियों के समय में पुराणों की रचना हो रही, पुराणों की रचना, और आपको यह आश्चर्य लगेगा कि पुराणों में अशोक जैसे महानतम शासकों का बहुत विस्तृत उल्लेख नहीं। तो एक धार्मिक पूर्वाग्रह का भी विषय रहा होगा। अशोक, अगर एक कल्पना के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अशोक अगर ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किए रहते तो उस समय जो पुराणों की रचना हुई, उसके बाद विभिन्न प्रकार के पुराण भी बने या कई प्रकार की अनुस्मृतियां बनी, तो अशोकों का बहुत ही उल्लेख हुआ होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके आधार पर यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन यह भी सावधानी आप लोगों को रखनी है कि अशोक के किसी भी अभिलेख से ब्राह्मण धर्म का विरोध करने की कोई व्यक्ति नहीं। अब ब्राह्मण धर्म का यहाँ पर अभिप्राय वो वैदिक धर्म से आप लेंगे, जो अशोक के किसी भी अभिलेख से इसका उल्लेख नहीं, इसको ध्यान रखना है। इतिहासकार एस स्मिथ ने अशोक के सभी धर्मों को, अशोक के जो प्रकटित धर्म थे उसको सभी धर्मों का समन्वय माना, सभी धर्मों का समन्वय माना। यहां पर आप VS स्मिथ के जमाने में न जाएं, उससे पहले आप देखेंगे अशोक के जमाने में जो धर्म थे वो धर्म क्या क्या थे, उसको आप देखेंगे। तो वहां पर भारत की धरती पर जो मुख्यतः कई प्रकार के संप्रदाय थे, कई प्रकार के दर्शन भी थे। तो उन दर्शनों में जब अशोक से पहले
की जो पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य ने, कौटिल्य ने उस पुस्तक को लिखा है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के दर्शन का उल्लेख है और वेदों की संख्या भी 3 ही है। वेद त्रयी कहते हैं, ध्यान रखना है। जब मौर्यकालीन समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं उस पर सभी, तो उस समय जो मुख्य रूप से दर्शन थे वह 3 प्रकार के दर्शन थे। एक चार्वाक दर्शन था जिसको लोकायत भी कहते थे, और एक सांख्य था, और एक योग था। यह उस समय के प्रचलित दर्शन थे। अब ये ध्यान रखना है कि योग जो आया है, योग का उल्लेख अर्थशास्त्र में है, लेकिन योग दर्शन की जो प्रणेता माने जाते हैं वो पतंजलि है, और पतंजलि अशोक के बाद के, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पतंजलि शुंग वंश में थे जो कि मौर्य वंश के बाद का वंश है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि अर्थशास्त्र के समय में योग दर्शन, जहां तक विशिष्ट क्रिया विधि, शारीरिक क्रिया विधि का उल्लेख है, योग का विकास हो रहा था, उसकी जड़ें जम चुकी थी उस समय में, तो वहां पर चार्वाक और सांख्य को इस अर्थ में ले सकते हैं। और जहां तक संप्रदायों की बात है तो बौद्ध ग्रंथों में आपने पढ़ा, देखा है कि 60 से अधिक संप्रदाय थे, 60 से अधिक संप्रदाय। लेकिन अगर धर्म के तौर पर उन संप्रदायों को तौर पर वहां पर देखें तो आजीवक था, आजीवक संप्रदाय एक महत्वपूर्ण रूप से। लोकायत के संदर्भ में वहां पर अजित केश कंबलिन को भी ले सकते हैं, अजित केश कंबलिन इसका उल्लेख कर सकते हैं। और उससे के बाद अगर हम देखते हैं तो वहां पर बौद्ध प्रमुख रूप से थे और जैन थे प्रमुख रूप से, बौद्ध और जैन। विभिन्न संप्रदायों की जब बात करें उन संप्रदायों में विशिष्ट रूप से ये संप्रदाय हमारे पास उल्लेखित आएंगे। और वेदांत हमारे साथ विकास हो रहा था, तो वेदांत की जड़ें कहीं न कहीं ब्राह्मण धर्म की ओर थी। तो अशोक के जो नैतिक नियम थे उन नियमों को आप इस सभी धर्मों में देखेंगे। किसी भी धर्म में नहीं कहा जाता है कि आप हिंसा करें, अशोक ने हिंसा का मार्ग अपनाया। किसी भी धर्म में नहीं कहा जाता है कि अपने माता पिता का सम्मान न करें, अशोक ने अपने अभिलेख में लिखवाया। किसी भी धर्म में नहीं कहा जाता है कि आप जानवरों के साथ करुणा से बात नहीं करें, अशोक ने अपने अभिलेख में ही लिखवाया। तो भैया स्मिथ लिखते हैं कि अशोक का जो धर्म था वो विभिन्न धर्मों का समन्वय था। इस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां देखना है कि भाबरू का शिलालेख वो 3 रत्नों, बुद्ध के जो 3 रत्न हैं धर्म के, उस पर अशोक की उपासना को, अशोक की आस्था को बतलाता है। निष्कर्ष पर हम यह मान सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के उन्हीं तथ्यों को प्रकटित करवाया, अपने स्तंभों पर लिखवाया, जिनको कोई सामान्य जन, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय को हो, कोई भी सामान्य जन आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। तो अशोक यह निष्कर्ष निकालेंगे कि अशोक उपासक बौद्ध धर्म होने के बाद भी किसी भी धर्म के प्रति कट्टर नहीं था। उपासक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद भी किसी भी धर्म के प्रति अशोक कट्टर नहीं था। इस निष्कर्ष को निकालेंगे, मतलब धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता का, धार्मिक सहिष्णुता तथा सभी जीवों के प्रति उदारता का जो भाव इस महान शासक में था वह तो एक आदर्श है सभी प्रकार के राजनीतिक प्रशासकों के, राजनीतिज्ञों के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। अब देखेंगे अशोक के अभिलेख की हम लोग बात करेंगे। देखिए अशोक महान, अशोक महान के अभिलेखों को हम बात करेंगे। भारतवर्ष में अशोक महान के बाद मौर्य वंश का भी पतन हुआ और विभिन्न प्रकार के वंश आए चले गए, और इतिहास के क्रूर प्रहार ने, जिसमें कि कुछ धार्मिक बिंदु भी हो सकते हैं, अशोक जैसे महान शासक को भुला दिया था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, अशोक के अभिलेख को पढ़ा। यद्यपि इससे पहले अशोक के अभिलेख की खोज स्टीफन फुलर ने कर ली थी, ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और एक अशुद्धि रह गई
कि उसमें देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, हम प्रिय, क्योंकि अशोक की जो भाषा लिखी रही है वो देवा नाम प्रिय इस तरह का रहा है प्रिय। तो इस पर ये पाली भाषा है तो इसको देवनाम प्रिय हम इसे हिंदी में समझ लें। तो देवनाम प्रिय, और श्रीलंका के एक शासक जिसका भी उपाधि यही था देवनाम प्रिय, तो उन्होंने अभिलेखों को पढ़कर उसका संबंध श्रीलंका के शासक से कर दिया, श्रीलंका के शासक से कर दिया। ठीक है। कालांतर में विभिन्न प्रकार के स्तंभ लेख में या छोटे अभिलेख में अशोक का नाम के साथ ही विशेषकर भाबरू में वगैरह में अशोक का नाम देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय उल्लेखित हुआ, पता चला ऐसा। उसके आधार पर स्पष्ट हो गया कि यह देवनाम प्रिय जो शासक है वह अशोक है, अशोक है। अशोक के अभिलेख और अशोक के संबंधित पुस्तकों जो मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों में है, दीपवंश, महावंश, दिव्यावतार, उसके आधार पर अशोक की जो उपाधियां मिलती है वह 4 प्रकार की उपाधियां मिलती है। एक देव नाम प्रिय, एक देव नाम, सेकंड प्रियदर्शी, उसके बाद मगधराज एवं सम्राट, इस 4 प्रकार की उपाधियों को उल्लेख किया जाता है। इसमें अशोक के सबसे चर्चित, जिसके साथ अशोक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, लिखवाते हैं अपने अभिलेख पर, वो देव नाम प्रियदर्शी अशोक का, जिसके सबसे ज्यादा उपाधियां आती हैं। सबसे ज्यादा उपाधियां आती है देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी पर, इस पर देखना है। अब यहां पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय पहला उल्लेख हमारा, और दूसरा प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय, ये 2 उपाधियां अशोक के लिए सबसे ज्यादा उल्लेखित है। अब प्रियदर्शी को भी समझ लेंगे थोड़ा सा कि अशोक देखने में बहुत अच्छे नहीं थे और शुरुआती कालखंड में पिता के प्रिय भी नहीं थे। तब तो एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा, लेकिन कुशलता तो है, इतिहास उन्हीं का पक्ष लेता है जो योग्य होते हैं और जो जीतते हैं। इतिहास उन्हीं का पक्ष लेता है। इतिहास का तो एक निर्णायक सत्य है, जैसे आप क्रूरतम सत्य भी कह सकते हैं। इतिहास का क्रूरतम सत्य यही है। तो इनकी 2 उपाधियां थी। अब देखेंगे कि ताम्रपर्णी, जो मैंने कहा कि देवनाम प्रिय की उपाधि मोगलीपुर से किससे कर दिया गया है, लेकिन उसको देखेंगे जिससे पता कैसे चलता है। यहाँ पर हमने कर्म का उल्लेख किया है कि ताम्रपर्णी, तो अशोक अपने अभिलेख में कलिंग विजय के बाद भारत वर्ष के मुख्यतः 4 शासकों का उल्लेख करते हैं। इसको ध्यान रखना, 4 शासकों का उल्लेख करते और अपने अभिलेख में 5 राज्यों का नाम लिखते हैं। चोल, पांडे, केरल पुत्र, सातीय पुत्र, सातीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। अगर हम प्रश्न पूछे कि अशोक अपने कितने पड़ोसी, जो भारतवर्ष के मुख्य भूमि पर हैं, वो पड़ोसी राजाओं का उल्लेख करते हैं, तो 1, 2, 3, 4। और अगर प्रश्न में हो कि अपने अभिलेख में अशोक ने कितने राज्यों, कितने पड़ोसी राष्ट्रों का उल्लेख किया है, तो आप जवाब देंगे 5। अशोक ने इतने का ही अभिलेख वर्णन। तो भारतवर्ष के मुख्य भूमि पर ये 4 राज्यों को छोड़कर संपूर्ण प्रकार की जो भूमि थी या संपूर्ण जो हमारा राजनीतिक तंत्र था वह अशोक के अधीन था। और ध्यान रखना है कि अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं उसके आधार पर भी अशोक के साम्राज्य का सीमांकन होता है। तो अशोक के अभिलेख हमें सुदूर अफगानिस्तान से मिलना प्रारंभ होता है। अफगानिस्तान, पंजाब से, पंजाब और पाकिस्तान से मिलना प्रारंभ होता है।
तो इतने बड़े भूभाग पर सम्राट अशोक का है। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो चार चार लिपियों में मिलते हैं, इसको ध्यान रखना है। अशोक के अभिलेख जो मिलते हैं वो चार चार लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि जो उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित भारत की मुख्य भूमि पर, जिसको भारत की आज की मुख्य भूमि समझे। एक दूसरा हमारे पास खरोष्ठी लिपि थी, जो पश्चिमोत्तर भारत में चलती थी। पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि थी। ये ब्राह्मी लिपि के देखिए दोनों के जो वर्ण है, वर्ण वाला, ये दोनों ही संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन एक आज की देवनागरी की तरह हम लोगों के लिखने की शैली में थोड़े तो फारसी लिपि की तरह, और एक है अरमैक लिपि। अरमैक लिपि जिस लिपि में भी अशोक के अभिलेख हैं, और चौथी लिपि है ग्रीक लिपि जिसमें भी अशोक के अभिलेख हैं। ये चार लिपियां थी अशोक के अभिलेख। अब इस चारों लिपियों का जरा प्रभाव क्षेत्र देखिए। ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष के मुख्य भूमि की लिपि थी। खरोष्ठी लिपि भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी भूभाग की लिपि थी। आप अरमैक लिपि की बात करेंगे तो एकदम सुदूर पश्चिमी भारत की लिपि थी, सुदूर पश्चिम भारत का अधिकांश पश्चिमी क्षेत्र। ग्रीक लिपि की बात करेंगे तो और आप उससे पश्चिम को चले गए तो आप देखेंगे कि सम्राट अशोक के लिपियों के अस्तित्व से भी आपको सम्राट अशोक के साम्राज्य क्षेत्र की जानकारी मिल सकती है। अब यहां पर देखेंगे कि सम्राट अशोक की लिपियां आपने देख लिया। अब सम्राट अशोक का प्रभाव क्षेत्र आपके अभी के भारत से समझ में आया। अब देखेंगे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद क्या क्या किया। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद देखिए, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था तो हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। उसमें दो प्रकार के परिवर्तन का दौर है। एक बिंदुसार तक की प्रशासनिक व्यवस्था और अशोक एवं अशोक के बाद की प्रशासनिक व्यवस्था। अशोक के बाद की प्रशासनिक व्यवस्था, बिंदुसार तक की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका आधार वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का था। और अशोक के समय अशोक के राजनीतिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट ब्यूरोक्रेसी, आज की भाषा में ब्यूरोक्रेसी की अनिवार्यता। तो अशोक के समय में प्रशासन के लक्ष्य भी बदले और प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें भी बदलाव आया। आज के लोक प्रशासन के दृष्टिकोण में आप बिंदुसार तक के शासन को देख सकते हैं, शासन में शांति व्यवस्था, साम्राज्य विस्तार। लेकिन अशोक के समय में जो प्रशासन का उद्देश्य था वह जन कल्याण, आज की प्रशासनिक भाषा में आसानी से समझ लें कि जन कल्याण हो चुका था। तो अशोक के समय में विभिन्न प्रकार के नए नए पद वाले पदधारक जो कर्मचारी होते हैं उसकी भी नियुक्ति हुई। इसमें एक था धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अब यह सम्राट अशोक प्रशासन की नहीं, सामान्य जनता की नैतिक उन्नति चाहते थे। तो इन्हें विभिन्न कालखंडों में अपने उद्देश्यों को जनता के बीच में छुपाना हो गया, लिखवाना हो गया। तो इसके लिए इन्होंने शिलालेख और स्तंभ लेख की बात की। अशोक के सभी प्रकार के शिलालेखों को या सभी प्रकार के अभिलेखों को, हम एक ही लाइन में कहते हैं कि सभी प्रकार के अभिलेखों को आपको अगर बांटना हो तो आप मुख्यतः उनका वर्गीकरण चार भागों में कर लेंगे। अशोक के अभिलेख को हम चार प्रकार में कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे होंगे शिलालेख, पहला। दूसरा हमारा होगा स्तंभ लेख,
तीसरा हमारा होगा गुफा, गुफा अभिलेख। और चौथा होगा विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के अभिलेख। ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा 4 प्रकार है। शिलालेख होगा, स्तंभ लेख होगा, गुफा लेख होगा और उसके बाद विशिष्ट प्रकार के लेख। अशोक के सभी अभिलेख को हम इस प्रकार बांटेंगे। अब शिलालेखों को जब हम बांटेंगे, इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। एक हम बांटेंगे सामान्य शिलालेख और दूसरा हम बांटेंगे सामान्य शिलालेख। इसको शिलालेख के दृष्टिकोण से इतिहास में पढ़ेंगे, शिलालेख अशोक के शिलालेख। और दूसरा हमारा होगा लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। जब हम इस तरह स्तंभ को बांटेंगे, उसको भी 2 भाग में बांटेंगे, सामान्य स्तंभ लेख, सामान्य स्तंभ लेख, या इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप स्तंभ लेख पढ़ेंगे, और दूसरा लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। और जब विशिष्ट, और तीसरा गुफा अभिलेख, इसमें जो गुफा में अभिलेख लिखा गया उसको ऐसे ही रहने दे, गुफा अभिलेख की संख्या बहुत कम है। और विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट तथ्य से जो अभिलेख उनकी संख्या भी रखी 4 प्रकार की। आपको एग्जामिनेशन में देखिए, आपकी परीक्षा में जब जाएंगे तो पहली प्राथमिकता इस पर देनी है, तो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देना है कि विशिष्ट प्रकार के अभिलेख पर। और उसके बाद आपको देखना है कि अशोक के संबंध में जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको लेंगे। तो पहले आप इस चीज से कवर करें। आप लोग अब अशोक के स्तंभ लेख को लिखेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास में आता है, संख्या कम है इसलिए उसका स्टडी कर रहे हैं। अशोक का स्तंभ लेख, अशोक का स्तंभ लेख सबसे पहले इसको देख लेंगे। अशोक के जो स्तंभ लेख है वो पहले आपको देखना पड़ेगा दिल्ली के बगल में टोपड़ा, और दूसरा मेरठ, मेरठ, ये स्तंभ लेख। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में, बिहार के चंपारण में उनका 3 स्तंभ लेख, बिहार के चंपारण में उनका 3 स्तंभ लेख है, उनको ध्यान रखेंगे। पहला आप देखेंगे रामपुरबा, लौरिया अरेराज, अरेराज एवं लौरिया नंदनगढ़, ये अशोक के अभिलेख। तो यहां पर आपने देख लिया कि अशोक के अभिलेख चंपारण में 3 है स्तंभ लेख, बिहार, बिहार में 3। अब यहां से आप निष्कर्ष निकालेंगे कि चंपारण से जब हम उत्तर की ओर बढ़ते आगे थे तो आपको नेपाल की तराई का क्षेत्र आता है, और वहां पर ही नेपाल की तराई में ही कपिलवस्तु था, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव इस स्तंभों से भी आप लोग देख सकते हैं। यह रामपुरबा का था, लौरिया अरेराज का था और लौरिया नंदनगढ़ का था। ये उनके स्तंभ लेख थे, आप इसको ध्यान रखेंगे, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जब हम चलते हैं लघु स्तंभ लेख पर, तो आप लोग नोट कीजिए, स्तंभ लेख के बाद जब हम चलते हैं लघु स्तंभ लेख पर, अशोक के लघु स्तंभ लेख, तो यहां पर सबसे पहला जो लघु स्तंभ लेख लिखेंगे वह सांची। परीक्षा के दृष्टिकोण से लिख लीजिए कि सांची में अशोक का स्तूप ही है, अशोक करे माता बुद्ध का स्तूप है। यह सांची पड़ता है मध्य प्रदेश, नोट कर लेंगे, यह सांची पड़ता है मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा जो अशोक का लघु स्तंभ लेख है वह सारनाथ में। ये सारनाथ को भी आप लोग जानते हैं, सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने
अपने सबसे पहली बार प्रवचन दिया तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है ये। सारनाथ के लघु स्तंभ लेख, इसको भी आप लोग ऐसे भी याद रखें, यहाँ पर अशोक चक्र जो आपके राष्ट्रीय ध्वज में है उसका उल्लेख, मतलब वर्णन उसका उल्लेख है। तो सारनाथ का स्तंभ, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत का जो राष्ट्रीय स्तंभ लेख है, राष्ट्रीय स्तंभ है, वह भी सारनाथ का लघु स्तंभ है। जब इसके बाद हम बढ़ते हैं तो हमारे पास कौशाम्बी का आता है। ये कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है कौशाम्बी भी। कौशाम्बी के बाद जब हम लोग बढ़ते हैं तो वहां पर तीन आपके पास में आता है। एक रुम्मन दे अभिलेख, रुम्मन दे, और दूसरा निगलहबा अभिलेख। ये दोनों अभिलेख जो आते हैं लघु स्तंभ लेख में, ये नेपाल की तराई में है, नेपाल की तराई में। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब हम अशोक के स्तंभ लेख में सामान्य स्तंभ लेख की बात करते हैं जो बिल्कुल लघु नहीं है, उसमें हमारे पास टोपरा और बेनट दिल्ली का आता है। बिहार के चंपारण में रामपुरबा आते हैं। उसके बाद लौरिया रिराज और लौरिया नंदनगढ़। जब हम लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं उसमें सांची है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां पर महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि महाजनपद काल में भी कौशाम्बी प्रमुखता से था। उसके बाद जब आता है रुम्मन दे और निगलहबा का जो अभिलेख है, यह अभिलेख नेपाल की तराई में स्थित। आप लोग इसको नोट कर लें पूरा। अब हम अशोक के शिलालेख की बात करेंगे। अशोक के यह स्तंभ लेख, अब अशोक के हम शिलालेख की बात करेंगे। अशोक के शिलालेखों को भी आप बांटेंगे दो प्रकार से, जैसा कि पूर्व में हमने बोल दिया है। अब इसमें सामान्य शिलालेख होंगे और दूसरा लघु शिलालेख। तो अशोक के जो सामान्य शिलालेख, देखिए अशोक के शिलालेखों की संख्या सर्वाधिक रूप से अगर प्रश्न में आ जाएगा कि भारतवर्ष के किस राज्य में है, तो आप जवाब देंगे कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कर्नाटक में अशोक के होते हैं। तो लघु शिलालेख को बांटेंगे हम शिलालेख, मतलब सामान्य शिलालेख। इसमें आप लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा शिलालेख है वह शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। नोट कीजिए, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। ध्यान रखना है यह आज पाकिस्तान में, यह आज पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, यह आज पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा आपके पास में होगा कालसी या कालपी, जिसको कहते हैं कालसी अभिलेख। यह उत्तराखंड में पड़ता है, ध्यान रखना है, उत्तराखंड में पड़ता है कालसी अभिलेख, इसको ध्यान रखना है। तीसरी जो हम बात करेंगे कालसी के बाद, तीसरा हमारे पास आएगा गिरनार। गिरनार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। गिरनार कहाँ भाई अभिलेख है? गिरनार अभिलेख की आप बात करेंगे तो गिरनार कहाँ पड़ता है? यह गुजरात में पड़ता है। इस गिरनार के संबंध में आप लोग ध्यान रखेंगे कि गिरनार, यहाँ पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अशोक का भी अभिलेख है गिरनार की चट्टानों पर, चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख है और अस्कंद गुप्त का भी उल्लेख है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जिसमें उल्लेख आता है ब्राह्मी लिपि में वह अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अभिलेख आता है, उनके एक प्रांतपति ने वहां पर झील का निर्माण करवाया था, यह संस्कृत में। और अस्कंद गुप्त का जो अभिलेख आता है वह भी संस्कृत में। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिपि इन लोगों की हो जाती है वह देवनागरी लिपि है, और यहाँ पर जिनकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि। तो अगर दो लिपियों वाला, जिसमें दो लिपि का अंकन है, अगर मैं सिर्फ पूछूं कि अशोक के उन अभिलेख की बात करें तो दो लिपियों में है, तो आपका उत्तर यह नहीं होगा, वो अशोक का ही अभिलेख नहीं है, वो गिरनार का अभिलेख नहीं है। इसका उत्तर नहीं होगा यह, क्योंकि अशोक का यह अभिलेख सिंगल नहीं है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य भी है और अस्कंद गुप्त भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को।
और उसके बाद जब हम चौथे अभिलेख की बात करते हैं तो अशोक का जो चौथा अभिलेख है वो धौली एवं जौगढ़, धौली एवं जौगढ़, धौली एवं जौगढ़। अभी हम लोगों ने कुछ चर्चा करी थी पिछली क्लास में कि धौली जहां पर जगह है वो उड़ीसा में, तो उड़ीसा में यहीं पर लड़ाई भी हुई थी कलिंग एवं अशोक के बीच में, कलिंग सम्राट। तो यह उड़ीसा में पड़ता है, यह आज का उड़ीसा है। अभी उड़ीसा के लिए आजादी से पहले 1935 के अधिनियम से बिहार से अलग हुआ था, इससे उत्कल शब्द का जो प्रयोग होता है वो भी ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के लिए ही होता था उत्कल शब्द का प्रयोग। उस समय कलिंग का उल्लेख होता है। तो धौली एवं जौगढ़ का जो अभिलेख है वह उड़ीसा में, आधुनिक उड़ीसा में। उसके बाद का जो अभिलेख है ये एरागुडी का अभिलेख है, एरागुडी का अभिलेख, एरागुडी का अभिलेख। एरागुडी का जो अभिलेख है वह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के अभिलेख को भी देखेंगे कि राजमुंद्री में भी उसका उनका अशोक का अभिलेख मिलता है और एरागुडी में भी अभिलेख मिलता है, राजमुंद्री में भी मिलता है और एरागुडी में भी मिलता है। यह अशोक का एक अभिलेख यहाँ पर भी है। और अशोक का एक उल्लेख यहाँ पर सन्निधि में अभिलेख है। यह सन्निधि जो आता है अशोक का अभिलेख, सन्निधि अभिलेख, यह कर्नाटक में, ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक सातवां अभिलेख की जो मैं बात करूंगा वह सोपारा में। यह सोपारा जो है ना वो कल्याण वगैरह सोपारा, आप लोग आजादी की लड़ाई में भी इस घटना को देखेंगे, एक उर्वर भूमि रही है और यह महाराष्ट्र। तो अशोक के इन अभिलेखों को भी जरा आप ज्योग्राफी, आधुनिक ज्योग्राफिक नजर से देखें तो पूरा भारत आपको नजर में आएगा। अशोक महान के साम्राज्य क्षेत्र में अविभाजित भारत का अधिकांश हिस्सा तक कुछ छोटे छोटे प्रदेशों को छोड़कर, तो हम उस महान सम्राट के बारे में मानते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र में न केवल भारत था बल्कि विश्व के अन्य देश भी थे। अब हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करना एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या हृदय परिवर्तन का जीत था, वो बात के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो अभी तक आपने अशोक के जो शिलालेख है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को देखा है, जिसमें कि शाहबाज गढ़ी एवं मानसहरा पाकिस्तान में पड़ता है, कालसी उत्तराखंड में पड़ता है, गिरनार गुजरात में है। उसके बाद गुजरात में जो गिरनार अभिलेख है वहां पर आपने देखा है कसोत चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तीनों का उल्लेख है। धौली एवं जौगढ़ अभिलेख उड़ीसा में है। एरागुडी का जो अभिलेख है वह आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर सन्निधि का जो है वो कर्नाटक में है और सोपारा का महाराष्ट्र में। तो ये शिलालेखों का पार्ट था। अब हम अशोक महान के लघु शिलालेखों की बात करेंगे। अशोक महान के लघु शिलालेख। अशोक महान के लघु शिलालेख। अशोक महान लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अशोक महान के लघु शिलालेख। देखिए अशोक महान के व्यक्तिगत जानकारी के विषय में लघु शिलालेखों की मात्रा बहुत अधिक है। तो अशोक महान के जो लघु शिलालेख थे उनको सबसे पहले आप देख लीजिए। यह पहला था रूपनाथ, इसको ध्यान रखेंगे, पहला रूपनाथ। रूपनाथ जो अभिलेख था ना यह जबलपुर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, जबलपुर, यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है, जबलपुर। ध्यान रखना है कि परीक्षा में अगर कभी प्रश्न पूछा जबलपुर किस नदी के किनारे है तो बोल देना भैया नर्मदा नदी के किनारे, याद रखना है यह। उसके बाद दूसरा है हमारा अभिलेख रूपनाथ के बाद मध्य प्रदेश में ही है गुर्जरा अभिलेख, यह मध्य प्रदेश में। प्रश्न आपका क्लियर है कि रूपनाथ से गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, तो आप जवाब देंगे मध्य प्रदेश में। तीसरा जो हमारा लघु शिलालेख में आता है
वह सासाराम में है। सासाराम आप लोग जानते होंगे सासाराम को। सासाराम बिहार में पड़ता है। और सासाराम से इसलिए भी आपको जान लें कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए ना कि सासाराम का मकबरा, तो आप समझेंगे कि शेरशाह के मकबरा के बारे में पूछा जा रहा है। तो सासाराम में, ये बिहार में पड़ता है। सासाराम बिहार का एक और शासक शेरशाह सूरी, जो बिहार से धूमकेतु के प्रवहर करके दिल्ली के शासन व्यवस्था पर प्रभावी हुआ था। अशोक का यह लघु जो शिलालेख है वो सासाराम में ही है। सासाराम बिहार में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद भाबरू अभिलेख, भाबरू ध्यान रखना है। यह भाबरू जो पड़ता है यह राजस्थान में पड़ता है। यह भाबरू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अशोक सम्राट का नाम सबसे पहले इसी में होता है, अशोक सम्राट, महान अशोक। जिसको ध्यान रखना है कि उसको पूरा का नाम भाबरू में मिल जाता है। भाबरू के बाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो मास्की अभिलेख आता है। मास्की अभिलेख यह आंध्र प्रदेश में है। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मास्की आंध्र प्रदेश में एक जगह है रायचूर, वहां पर इसका मास्की अभिलेख है, इसको ध्यान रखना है। मास्की गुर्जरा अभिलेख इसलिए याद रखिएगा कि अशोक का जो नाम है मास्की गुर्जरा और भाबरू तीनों में ही मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे कर्नाटक में जो अशोक के लघु शिलालेख रहे हैं वो बहुत जगहों पर रहे हैं। उसको आप लोग ऐसे याद कर लें कि ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख कर्नाटक में है। गोमठ, ये गोभी मठ यह कहाँ भी है? यह कर्नाटक में। तो कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा, एक कामेश्वर, इस पर रामेश्वर में आपको समझेंगे ना तो वहां पर दो प्रकार का अर्थ आपको आ जाएगा। एक तमिलनाडु वाला रामेश्वर आपको याद आ जाएगा जहाँ पर भगवान राम की बात होती है, और तो रामेश्वर वहां नहीं समझेंगे। एक कर्नाटक में भी है जहां पर कि अशोक का अभिलेख है। तो अगर हम कभी बात करें, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि रामेश्वर अभिलेख, रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ है, तो आपका जवाब तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक होगा। इसको ध्यान रखना है। अधिकांश बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, रामेश्वर में वो कर देते हैं। उसके बाद चौथा जो आपको एक अभिलेख को देखना है, अहरोड़ा अभिलेख। अहरोड़ा अभिलेख, ये अहरोड़ा जो जगह पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अहरोड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे एक नई दिल्ली में, अगर आपको पूछा जाए कि अशोक का कोई लघु शिलालेख है तो आपका जवाब होगा जो अमरपुरी में, अमरपुरी में अशोक का अभिलेख लघु शिलालेख, ध्यान रखना है, अमरपुरी में, इसको ध्यान रखना है। अशोक का एक जो अभिलेख है उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यह जो अभिलेख है वह सारो मोरो जगह पर, सारो मोरो, इस जगह को याद रखना है, सारो मोरो। क्योंकि परीक्षा में ब्रह्मगिरी वगैरह प्रश्न आता है तो बच्चे बना ही देते हैं, लेकिन सारो मोरो जब लेख की बात हो यहाँ पर ध्यान रखना है, यह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इन स्तंभों, इन लेखों के आधार पर लघु शिलालेख, उनके शिलालेख, उनके स्तंभ लेख इत्यादि के आधार पर आप सम्राट अशोक के साम्राज्य का निर्धारण भी आसानी से कर लेते हैं। आज की क्लासेस में तक रहने देते हैं। कल हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इन शिलालेख का विषय होगा। फिर उसके बाद हम लोग मौर्य शासन, मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका अध्ययन करेंगे। वीडियो देखना न भूलें, परीक्षा के लिए अनिवार्य है और आपके अधिकांश प्रश्न लगभग में हल हो जाएंगे। धन्यवाद।